ओके, तो प्रीवियस क्लास में आपने लीनियर रिग्रेशन का पूरा डेरिवेशन कर लिया। वो एमएससी जो था, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकाल लिए। ठीक है, वहाँ यही रिक्वायर्ड होता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक, तो मिल गए तो आप प्रिडिक्शन कर लोगे। वो दिखा भी दिया था मैंने आपको नोट्स में, ये सारी बातें हो गई हैं। मुझे शेयर भी करना है, मैं कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। अब क्या है कि ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। मशीन लर्निंग में ये मेजर इशू है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। यार, ऑल राइट, आई ड्रॉप्ड अ मैसेज इन द ग्रुप ना कि शायद कोई छूट गया हो तो वो कर ले, यदि उनको नहीं पता तो। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम है जो एमएल मॉडल्स फेस करते हैं। तो क्या है ये ओवर फिट अंडर फिट का मतलब, इससे निकल के आ रहा है। मेरा उद्देश्य था जो प्रिडिक्शन या प्रिडिक्ट पॉइंट्स थे, उनको एक्चुअल पॉइंट्स पर जो है वो मैप करवाना। दैट्स व्हाट आई मीन। यदि वो मैच कर जाते हैं तो मतलब मेरा मॉडल जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके, ये मेरा जो है कंसर्न था। ओके, सो हियर इट इज। आपने लीनियर रिग्रेशन में यही करा कि सर ये मेरी एक्चुअल लाइन है और ये मेरे प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं। ओके, कुछ लाइन से ऊपर आ रहे हैं, कुछ लाइन पर आ सकते हैं, कुछ लाइन से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको जब डेरिवेशन करवाया एमएससी वाला प्रीवियस क्लास में, एक कह दिया था, क्लियर कर दी थी ये बात कि भाई मेरे को एरर्स, एरर हैं ये सब। ठीक है, जो ऊपर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को एरर ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला लोचा नहीं चाहिए था मुझे, तो तभी मैंने वाई पी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड। ओके, ये काम कर दिया था। ओके, तो भाई ठीक है, एंड आई मीन टू फिट दीज पॉइंट्स ओवर द लाइन, ये मैं चाहता हूं। अब आपने यहां दो टर्म लिख दी, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ये क्या होती है और इस प्रॉब्लम से मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे इंपैक्ट होता है? देखिए, इन जनरल यदि मैं अभी आपको डिफाइन करके बताऊं, तो ओवर फिटिंग का मतलब ये होता है कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग के दौरान हाई स्कोर देता है, हाई एक्यूरेसी देता है, जो भी कहें आप, और टेस्टिंग में वो फेल हो जाता है, यानी लो स्कोर देता है, लो स्कोर या लो एक्यूरेसी, ये होती है। ये ओवरफिटिंग की समस्या है। और अंडरफिटिंग का मतलब ये होता है कि मेरा मॉडल ट्रेनिंग के दौरान ही फेल हो जाता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेल हो गया वो। ये अंडरफिटिंग की समस्या। अब आप ये क्या कहना चाह रहे हो सर, फेल और पास क्या कहना चाह रहे हो, क्या मतलब है ये? और ये क्या कह रहे हो कि स्कोर अच्छा आता है? तो भाई, मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल? इनको डेटा में हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि आपके पास ये x है, ये y है, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरा मॉडल इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हिडन पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहा है।
कि यार ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है, ऐसा वो करना चाह रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके, और आप जो लिख रहे थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी तो रिलेशनशिप ही तो शो करना था हमें, x की और y की। x आपका इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, तो लीनियर रिलेशनशिप। आपने ये जो ऊपर बनाया, ये तो करवाना चाह रहे थे आप, टू आइडेंटिफाई द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो मेरा मॉडल यही काम कर रहा है आइडेंटिफिकेशन का, कि भाई मैं पैटर्न ढूंढ लूं, यानी ये डॉट से डॉट मिला लूं। अब ओवरफिटिंग में आपसे कहा गया कि ट्रेनिंग के दौरान तो भैया मॉडल कह रहा है कि मैंने सारे पॉइंट ढूंढ लिए, मेरे को कम मत समझो आप। ड्यूरिंग ट्रेनिंग माई मॉडल इज गिविंग हाई स्कोर, यानी वो कह रहा है कि भाई मैंने पूरा पैटर्न समझ लिया तुम्हारे डेटा का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही आपने मॉडल एक बार ट्रेन हो गया, उसके बाद जब आपने उसमें अनसीन डेटा दिया, अनसीन जो मॉडल ने देखा नहीं था, मतलब जो टेस्टिंग डेटा होता है वो अनसीन कहते हैं उसे, जब वो दिया तो मॉडल की एक्यूरेसी घट गई। यानी ट्रेनिंग के दौरान तो मॉडल कह रहा था सर मेरे को 100% एक्यूरेसी है, मैं सब समझ गया, और जैसे ही मैंने उसको टेस्टिंग वाला डेटा दिया तो भाई वो 60 पर आ गया। इतना बड़ा गैप हो गया, इसको ओवर फिटिंग कहते हैं। और अंडर फिटिंग ये होती कि ट्रेनिंग के दौरान ही भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये, देखो तो समझ में नहीं आ रहा, तो ट्रेनिंग के दौरान ही वो फेल हो गया। यानी उसको ट्रेनिंग के दौरान ही 50-60 की एक्यूरेसी बन रही है उससे, बस इससे ज्यादा नहीं जा पा रहा वो, या और भी कम हो सकती है। यानी वो पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि डेटा में है क्या। तो आपसे कोई पूछे पैटर्न, तो आप बोलोगे हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही पैटर्न मैचिंग होती है, यही पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है, यही मशीन लर्निंग होती। लर्निंग किस बात की हो रही? लर्निंग मतलब क्या भाई, मेरे को डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पैटर्न, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये मेरे को आइडेंटिफाई करना, ये मशीन लर्निंग है। वो ये मशीन ये सीख रही है, और क्या सीख रही है। तो यदि ट्रेनिंग में बोल दिया कि हाँ, और टेस्टिंग में फेल, तो ओवर। तो सर इसको आप मतलब ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बना के बताओ तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो हुआ ये कि अंकना दे रही है एग्जाम, और क्लास में जो है कंप्यूटर नेटवर्क वाले जो टीचर हैं, उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए और बोला कि इसको तैयार करके आना। मैं यही पूछूंगा तुमसे टेस्ट में, क्लास टेस्ट में या मिड सेम में, मैं तुमसे यही पूछूंगा तुम इस 10 क्वेश्चन को तैयार करके आना। तो सब बच्चों ने, अंकना ने भी, ये 10 क्वेश्चन रट लिए, क्योंकि सर ने बोला था मैं ये पूछूंगा, तैयार करके आना, इन्हें कर लिए तैयार। और सर ने दूसरे दिन लिया टेस्ट, और उन्होंने यही 10 क्वेश्चन पूछ लिए, और इन्होंने लिख कर आ गए सब। क्यों? इनको रटे हुए थे, पता था। और भाई जब सब लिख दोगे, पता ही था, तो ऑब्वियसली 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। तो आपने इन 10 क्वेश्चनों की तैयारी करी, इसके अलावा आपने कुछ सोचा ही नहीं। और क्योंकि टेस्ट में आपको 100 में से 100 आ गए, तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे हमको तो सब आता है। ठीक है, अब भाई इस लड़की की एग्जाम है अब, और पहली एग्जाम ही है इसकी। अब मान लो सर इस 10 क्वेश्चन के अलावा कुछ और पूछ ले। ठीक है अंकना, सही कह रहा हूं? यस सर। अब इस 10 क्वेश्चन के अलावा सर कुछ और पूछ ले, तो इससे तो पढ़ा ही नहीं है, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली ये गलत सलत लिख कर आएगी, और उसको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब जो तुम 100 कह रहे थे उस समय पर, अब आपकी स्कोर कितना आ जाएगा? 50 या 60 पर आ जाएगा, या और कम हो जाएगा, 40 भी हो सकता है। तो ट्रेनिंग के दौरान ये, जब सर पढ़ा रहे थे, जब सर टेस्ट ले रहे थे,
तब तो आपको सब आ रहा था, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप, जो भी पैटर्न, जो भी बातचीत थी, तो सब बता बतू दिया और वो आ गया। लेकिन जब एग्जाम हुई और क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस पूछे गए, क्योंकि आप कहीं पढ़े नहीं थे, आपकी तैयारी नहीं थी, तो फेल हो। ये तू नहीं होगी अंकना, ठीक है, तू पास होगी, चिंता मत करना, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, वरना टेंशन ले ले। Yes, sir. ओके, ये तो मशीन लर्निंग मॉडल की बात कर रहे हैं। अंडर फिटिंग में जैसा कि मैंने कहा आपसे, वो उसी समय क्लास में ही, भाई आपने क्लास अटेंड नहीं करी, तो आपको क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं कहाँ समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही अंडर फिटिंग वाली बात, वो अंडर फिटिंग ही होती है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो कुछ कुछ नहीं आया उसको, तो यहाँ टेस्टिंग की तो फिर मैं बात ही नहीं करूँ। जब ट्रेनिंग में समझ में नहीं आया तो भाई वो टेस्ट में क्या लिखेगा, तो उसको छोड़ ही दो। यही होता है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, पूछा जाता है इंटरव्यू में या जस्ट जो भी बात है। अब सर बता तो दिया, कारण भी बताओ। आपने कहा ओवर फिटिंग में वो मेरा मॉडल सब सीख जाता है, वो सब पैटर्न मैच कर लेता है। तो ऐसा कैसा डेटा था कि मेरा मॉडल सब सीख गया? सीखा तो डेटा पे ही था। तो ऐसा कैसा डेटा दे दिया तुमने जिसमें वो सारे उसने पॉइंट टू पॉइंट फिट कर लिए? ऐसा क्या हो गया? तो भाई बात ये है, आपका जो डेटा है, देखो ये है ओवर फिटिंग, ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, यानी भाई मेरे मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान सारे पॉइंट टू पॉइंट मैच कर दिए, कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ओवर फिटेड मिल रहा है। ओके, तो रीजन क्या है ओवर फिटिंग के? यदि मॉडल ऐसे डेटा पॉइंटों से सीखता है जैसे कि नॉइस, नॉइस यानी फॉल्टी एंट्री या रॉन्ग एंट्री, आउटलायर यानी ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो कि गलत हैं, तो मॉडल उन पे भी सीख रहा है। यानी आपने अपने डेटा को क्लीन नहीं करा प्रॉपरली, तभी तो डेटा क्लीनिंग आपकी प्रायर स्टेप होती है मशीन लर्निंग में। पहले होता है डेटा कलेक्शन, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो उसी में डेटा क्लीनिंग आता है। तो क्लीन करो डेटा को, मतलब ये जो रॉन्ग फॉल्ट एंट्री इनको हटाओ, क्लीन करो, व्यवस्थित करो, प्रॉपर करो, उसके बाद फिर आप देखना आगे। तो आपने डेटा क्लीन नहीं करा प्रॉपरली, तो उसमें गार्बेज वैल्यू थी, तो मॉडल ने उसी से सीख लिया, यानी उन पॉइंटों को भी कैप्चर कर लिया इसने। मॉडल हैज हाई वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का मतलब यह है कि जब, जैसे लेट सपोज ये है आपका, ठीक है, डेटा ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो आप जब मीन निकालते हो ना, ये एक्स बार, ठीक है, तो किसी भी डेटा पॉइंट, मतलब किसी भी वैल्यू में से, फॉर एग्जांपल एक्स की कोई वैल्यू ले लूं मैं, उसमें से यदि मैं मीन को माइनस करूं ना, तो वेरिएंस आता है। ओके, सो वी गॉट द वेरिएंस फ्रॉम हियर, subtracting mean from any of the value will let you give the variance। तो ये इसमें से माइनस करोगे, इसमें से करोगे, इसमें वो ये वेरिएंस वैल्यू देगा वो। ओके, तो आपके पास कोई डेटा है या फीचर है उसका हाई वेरिएंस हो, यानी वो पॉइंट मीन से दूर हो। ये देखो, एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या है? एक्स बार होता है मीन, यानी यदि ये वैल्यू बड़ी आ रही है, इससे क्लियर एक बात पता चल रही है कि वो पॉइंट मीन से दूर है। ठीक है, यानी आपके पास ये ऐसा फीचर है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फैले हुए पॉइंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये मीन आ रहा है, ये मीन है, तो इस पॉइंट की मीन से दूरी ये वेरिएंस कहलाती है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि दूर है मीन से, तभी वेरिएंस आई है। ये कारण बनता है ओवरफिटिंग का। ठीक है, मॉडल, अब ये पॉइंट दूर आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं मतलब हो सकता है भाई ये नॉइस हो या आउटलायर हो।
ठीक है। इन जनरल मैं चाहता हूं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज हो, मतलब ज्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए, नॉट हाई, मीडियम वेरिएंस चलेगा। हाई वेरिएंस में मॉडल ओवरफिटिंग पे जाता है। ओके, तो ये स्थिति बन रही है, हाई वेरिएंस, ये भी एक कारण है ओवरफिटिंग का। आपका जो डेटा सेट है बहुत छोटा है, यानी कुछ ही उसमें रोज हैं, कुछ ही एंट्री है, और ऐसे यदि छोटे डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन करोगे तो भैया वो तो इनफ ही नहीं है, वो तो मॉडल तो वैसे ही सा समझ जाएगा। मतलब मैं ये तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भैया मॉडल एफर्ट करे। मेरा वो जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि 10 क्वेश्चन, यदि बच्चे को पता है कि यही आएंगे तो भाई वो एफर्ट क्यों करेगा लाइफ में। अभी अंकना एफर्ट क्यों कर रही है, यूट्यूब से वीडियो पढ़ रही है वहां से, क्योंकि जैसे सिलेबस नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसको एफर्ट करना पड़ रही है, नोट्स है नहीं, नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ये यूट्यूब से पढ़ रही है, तो कहीं दूसरी इंटरनेट के सोर्स से पढ़ेगी, या कहीं किताब से कुछ पढ़ लेगी, यही चल रहा है। क्यों? यस सर। ठीक है, तो एफर्ट कर रहा है बच्चा, इसलिए कर रहा है ताकि भाई वो समझ सके। और यदि मैंने उसको 10 क्वेश्चन दे दिए तो भाई वो एफर्ट काहे करेगा, वो तो वही पढ़ के चले जाएगा, टेस्ट दे देगा। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना, रियलिटी में तो चैलेंज होता। ठीक है, तो डेटा छोटा था तो वहां भी ओवरफिटिंग हो गया। मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये सारे पॉइंट है ना आपस में एक दूसरे से रिलेट खा रहे हैं, अलग अलग नहीं है, रिलेशन है इनमें। ठीक है, हाई वेरिएंस है तो जरूर ऐसे पॉइंट होंगे जो कि नॉइस होंगे, इसलिए तो वेरिएंस हाई आया। डेटा तुम्हारा छोटा था, और मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, इसको भी, ये कॉम्प्लेक्स मॉडल इसी के चक्कर में बनता है, इन्हीं के चक्कर में, जिसका वेरिएंस हाई होता है ना डेटा का, उसी के चक्कर में मॉडल कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी ये सब एक ही बातें हैं घुमा फिरा के, वो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ने वाली बात। और फिर ये कह रहा है, सोल्यूशन दे रहा है आगे कि उससे बचोगे कैसे, ओवरफिटिंग से। यानी आप वैलिडेशन करो, रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाओ, सफिशिएंट डेटा दो, छोटा मोटा नहीं बड़ा डेटा दो, और दो असेंबल टेक्निक्स लगाओ, अनसेंबलिंग, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले तो एक पॉइंट पर आते हैं, क्रॉस वैलिडेशन करो, क्रॉस वैलिडेट। तो भाई देखिए क्या है, आपके पास जो डेटा होता है उसके अपन इन जनरल दो टुकड़े करते हैं। ये आपका डेटा है पूरा, लेट अस सपोज 100% ये आपका डेटा है। आप इसके दो टुकड़े करते हो इन जनरल, एक करते हो ट्रेनिंग में और एक करते हो टेस्टिंग में। ट्रेनिंग लेट अस सपोज भाई मैंने 80% ले लिया, टेस्टिंग में 20% ले रहा हूं। तो मॉडल को इस डेटा पर ट्रेन करोगे, और जब ट्रेन हो जाएगा फिर तुम टेस्ट डेटा अप्लाई करना। उसमें क्या होता है, एक डिवीजन और होता है, वो होता है वैलिडेशन। ठीक है, यदि मैं ट्रेनिंग का ही 10% डेटा और निकाल लू, ओवरऑल तो ये ट्रेनिंग था, इसमें से 10% डेटा और रख लिया मैंने, इसको मैं वैलिड बोलता हूं, वैलिड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा 70% ऑफ द डेटा से, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली, यानी मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसी समय, उसी दौरान मैं इस 10% डेटा से अपने मॉडल को वैलिडेट करूंगा, ये चेक करने के लिए कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो भाई होता ही है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, फिर वो पूछता भी है कि वो भाई समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चा बोलता हाँ सर आ गया, या कुछ क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, तो बच्चे उसका जवाब देते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रही है। तो ये वैलिडेशन करना मतलब ट्रेनिंग ही, जब ट्रेनिंग चल रही, क्लास चल रही है, उसी बीच में से दो चार क्वेश्चन पूछ ले, बच्चों ने बता दिए, ये ट्रेनिंग वैलिडेशन साथ साथ में चल रहा है। तो मैं ट्रेनिंग का ही कुछ पोर्शन डेटा वैलिडेशन के लिए रखता हूं, और टेस्ट तो भैया अलग ही, जब एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया उसके बाद ही टेस्टिंग होगी, उसके पहले तो उसको छूना भी मत। ये होता है अंतर ट्रेनिंग टेस्टिंग वैलिडेशन में।
तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली, ड्यूरिंग ट्रेनिंग वैलिडेशन ये करते हो आप। ठीक। तो भाई हुआ ये कि सर ये मेरा 80% डेटा था पूरा ट्रेनिंग का, इसमें से आपने कहा सर 10% आप वैलिडेशन के लिए ले रहे हो, यानी मैं सर 70% से ट्रेनिंग करवा रहा हूं, और मेरी ट्रेनिंग का मान लो एक स्टेप हो गया, ट्रेनिंग की एक स्टेप हो गई, तो आपने इसमें वैलिडेशन वाला डेटा रखा ये चेक करने के लिए कि ठीक ठाक हुई या नहीं हुई। यहां पर लिखा है क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, देखिए मैंने ये 80% का डेटा था, 70% ट्रेनिंग, 10% वैलिडेशन, तो मैंने पहले लेटर सपोज इस 10% से मॉडल को वैलिडेट करा, फिर मैं क्या करूंगा, इस 10% को वापस दे दूंगा, दूसरे 10% निकाल लूंगा, मॉडल की सेकेंड स्टेप फिर ट्रेनिंग हुई, और मैंने ये जो दूसरा 10% निकाला था ना, इससे वैलिडेट करूंगा, इससे चेक करूंगा कि भाई सब कुछ ठीक हुआ है नहीं हुआ। अब यार देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो यार एक ही एक सवाल तो पूछूंगा नहीं यार, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो बार बार एक ही डेफिनेशन थोड़ी ना पूछूंगा, कुछ दूसरे क्वेश्चन भी तो पूछूंगा जो पढ़ा दिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हुई, थोड़ा सा और मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने अगले अगले सेट ऑफ वैलिडेशन क्वेश्चन वैलिड डेटा से कर लिया, इसको फिर मैं वापस अंदर दे दूंगा कि लो तुम्हारा डेटा पकड़ो। अब मैं कोई तीसरा 10% का डेटा उठाऊंगा, फिर मैं इससे फिर वैलिडेट करूंगा, तो इसी को क्या क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं। क्रॉस यानी कि भाई आप एक ही से वैलिडेट नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग सैंपल ऑफ द डेटा ले रहे हो, उससे वैलिडेट कर रहे हो अपने मॉडल को, उससे चेक कर रहे हो कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस चेकिंग हो रही है यहाँ पर। क्योंकि मान लो आपने इस 10% के डेटा से बोल दिया कि भाई मेरा मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होता यार, मैं दूसरे और क्वेश्चन पूछूंगा ये पता करने के लिए कि तुम वाकई में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, फिर और पूछूंगा और पूछूंगा अलग अलग। हाँ लूंगा 10%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। कई जगह ये जो टेस्ट डेटा है ना, इसी को ही वो वैलिडेशन में ले लेते हैं, कई जगह ये भी होता है कि तुम एक काम करो पूरे 80 पे ट्रेन करो, और ये जो टेस्ट डेटा इसी को वैलिडेशन में ले लेना। लेकिन ये करना ना थोड़ा सा लफड़े वाली बात है, मैं इसको दिखाना नहीं चाहता मॉडल को अभी ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि यदि मॉडल ये वाला डेटा देख लेगा, क्योंकि देखो तुम वैलिडेट करोगे मॉडल को तो तुमको ये शो करना पड़ेगा ये वाला डेटा टेस्ट वाला, कि देख भाई इससे इससे चेक कर कि तेरा मॉडल, तो मैं उसको दिखाना नहीं चाहता, ये एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्या होता है इन जनरल ये इसी टाइप की प्रक्रिया कुछ अपनाते हैं वैलिडेशन के लिए। मैं चाहता हूं वैलिड वाला डेटा ट्रेनिंग से उठा लूं और टेस्टिंग को उसको सामने ही ना आने दूं, ये तो मैं जब इस्तेमाल करूंगा जब मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तब लगाऊंगा, ये अभी लगा दूंगा तो मैं मॉडल को एक्सपोज कर दूंगा कि ये देख ये मेरे पास टेस्टिंग का डेटा है, तो जब तू ट्रेन हो जाएगा तो फिर ये वाला डेटा से तेरे को चेक करूंगा। तो यार ये सी बेवकूफ़ी करने का मतलब क्या है, तो अभी इसको छुपा के रखो, और इसके ट्रेनिंग के 10% को रोक लो, इसी से वैलिडेट मारना, ये कला है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको। निखिल, ठीक है, प्रगति से फाइन, निखिल, अरशद सेट फाइन, ठीक है, पता नहीं शायद माइक का इशू होगा, आई होप। चलो बढ़ते हैं आगे, समझ में आ रहा है। तो भाई क्रॉस वैलिडेशन करो। अगला ये बोला रेगुलराइजेशन लगाओ, तो ये रेगुलराइजेशन क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय रेगुलराइजेशन, ये लगाओ और फिर आपको देखना। तो भैया क्या है, ये मेरी इक्वेशन है y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ये मेरी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। अब मैं थोड़ा सा और आपको बोलूं कि ओवरफिटिंग
का कारण जैसे लिखा तो दिए, मैंने बता भी दिए कि क्यों हो रही है, वेरिएंस ज्यादा था और ये वाली बातें थी। देखिए क्या है कि ये डेटा आपका है, इसमें ये फीचर हैं x1, x2, x3, x4, y, ये टारगेट है। अब ये जो फीचर हैं मेरे x1, x2, x3, x4, मैं चाहता हूं कि भाई ये इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, मैं ये चाहता हूं ये इंडिपेंडेंट हो, मतलब ये आपस में इनका रिलेशनशिप ना हो, और यदि हो भी तो बड़ा लीस्ट हो। मैं ये मैं ये चाहता हूं इंडिपेंडेंट। मैं ये बात शायद आपसे पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वाई? क्योंकि यदि डिपेंडेंट हो गए तो मेरा मॉडल सीखने की जगह रटेगा। क्योंकि यदि x1 बढ़ रहा है तो x2 भी बढ़ रहा है, तो मेरा मॉडल यदि इसके पॉइंट पकड़ लेगा तो भैया उसको यह भी पता होगा कि x2 कहां। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं चाहता हूं। ये इंडिपेंडेंट हो, ये भी इंडिपेंडेंट हो, ये लीस्ट रिलेटेड हो। क्योंकि यदि मेरे को इसके बारे में पता है तो मैं इसके बारे में पता लगा लूंगा, डिपेंडेंसी हुई तो मेरे मॉडल को क्या डेफिनेशन क्या होती है मशीन लर्निंग की? मशीन लर्निंग मॉडल शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स प्रेजेंट इन द डेटा। कॉम्प्लेक्स पैटर्न। लेकिन भाई यदि x1 से यदि मेरे को x2 का पता चल रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स कहां हुआ? कॉम्प्लेक्स तब होता है जब ये दोनों अलग अलग होते, डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये मेरा अजम्पशन है कि नहीं होना चाहिए, और ये मशीन लर्निंग के हर एक मॉडल का यही अजम्पशन है कि भाई फीचर शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। लीस्ट यदि हो भी तो बहुत कम से कम हो, और यदि हो गए तो ये आपको कोरिलेशन कोलिनियरिटी दे देंगे। को रिलेशन कोलिनियरिटी यानी एक ही रेखा में आ जाएंगे फिर ये, यदि डिपेंडेंट होगा तो मेरा मॉडल सीधा बिल्कुल पकड़ लेगा इनको, और फिर मेरा मॉडल खुश हो जाएगा कि देखो मैंने तो सारे डेटा पॉइंट कैप्चर कर लिए। और जब अनसीन डेटा होगा तो उसमें थोड़ी ना होगा कोरिलेशन कोलिनियरिटी, वहां फेल हो जाएगा वो, तभी ओवर फिटिंग हो जाएगी। ओके, तो ये समझना है इन बात को। Hello, sir. हाँ, यस बोलिए। I have one question. हाँ Most of the formulas, हाँ हाँ the maximum parameters are dependent of each other. हाँ, मैक्सिमम डिपेंडेंट होते हैं सर वो, तभी तो सर हाँ, अपन dependent उनको because ड्रॉप करते हैं, ये पता लगाते हैं कोरिलेशन से कि क्या स्थिति चल रही है। तो रियल वर्ल्ड में आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल वर्ल्ड में ये ऐसी संभावना कम होती है कि फीचर इंडिपेंडेंट मिले आपको, independent होते हैं। है ना। रियल डेटा पे सर हम्म। ये इशू होता है। ओके, हाँ, तो क्योंकि हाँ because if we consider the first principle model हम्म or mathematical based models, हम्म, all the parameters which are present in the formula, they are dependent of each other. Means एक अगर बढ़ जाता है तो दूसरा हाँ हाँ होता है, increase होता है या decrease होता है, बिल्कुल सर। that is dependency, they are showing dependency on each others. तभी तो सर हम क्या करते हैं, ये इस जैसे आपके पास आपके डेटा में 10 फीचर हैं, तभी सर मैं क्या करता हूं, मॉडल को ट्रेन करने के लिए पूरे के पूरे 10 नहीं लेता हूं, इसी लफड़े के चक्कर में। क्योंकि मैं हम्म, सबको ले लूंगा और ये डिपेंडेंट होंगे यदि मान लो मोस्ट ऑफ दम, तो वो ओवर फिटिंग दे देंगे। ऑलराइट, तभी हम कोरिलेशन जो है वो हीट मैप आपको पता होगा, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालते हैं कि आपस में correct. इनका क्या रिलेशन है, और जिन फीचर्स का ज्यादा कोरिलेशन है अपन उनको ड्रॉप करते हैं। हम बोलते हैं भाई तुम रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, विल ड्रॉप यू, ये काम हम करेंगे। ओके, विल सिलेक्ट 5, टॉप 5 जो कि लीस्ट डिपेंडेंट हो, उनको अपन उठा लेंगे, इनसे ट्रेन करेंगे। पूरे के पूरे 10 से नहीं करते कभी भी, क्योंकि इसका एक नाम और है, इसी को कहते हैं अपन कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। ठीक है, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, डायमेंशन यानी नंबर ऑफ फीचर, तो जितने ज्यादा फीचर उतना तुम्हारा मॉडल ओवर फिटिंग पे चला जाएगा।
ये फेस करते हैं हमारे मशीन लर्निंग मॉडल। हमें ज्यादा फीचर नहीं चाहिए, रिलेवेंट फीचर उठाना है, यानी जिनका टारगेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन आपस में ना हो। देखिए तभी मैं समझाता हूं, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। आपस में ये रील क्या चल रही है, तो फेसबुक पे किसने क्या पोस्ट कर दिया, ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए आप, ये वही समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, तो अपन ड्रॉप करेंगे यस एसओ को। ओके ठीक है, जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाएंगे। ओके, ठीक। तो ये चीज हुई, ये ओवरफिटिंग का कारण था, तो वो मैं बताना चाह रहा था आपको, क्लियर करा। फाइन। तो भाई हाँ, रेगुलराइजेशन पर आते हैं, ये पढ़ा रहा था। मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ये मेरी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी। लेट अस सपोज एक्स वन एक्स टू ये मेरे फीचर्स हैं, और बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू ये मेरे कोएफिशिएंट है। अब इसने कहा रेगुलराइजेशन होता क्या है। देखिए, रेगुलेशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, उसने लिखे भी यहां पर, L1 एंड L2, दो टाइप के रेगुलेशन टेक्निक होती है। L1 का मतलब ये होता है, L1 इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू, इट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट। L2 होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स, ये बीटा टू, ये L2 होता है। तो सर ये कोएफिशिएंट का सम निकाल कर क्या कर लोगे, और इनका स्क्वायर का सम निकाल के भी क्या कर लोगे। देखिए मेरे पास और तो कुछ था नहीं, इक्वेशन थी, यही है। तो जो कुछ कर सकता हूं वो इसी पे ही कर सकता हूं, इन्हीं के माध्यम से कर सकता हूं। ठीक, तो आई टुक सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, इसको मैं L1 बोलता हूं, इसका दूसरा नाम है लेस्सो। और यहां स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट का रहा ना, स्क्वायर ऑफ द सम, इसका नाम है रिज, लेस्सो एंड रिज। ठीक है, L1 एंड L2। यदि मैं इनको डिवाइड करूंगा अपनी इक्वेशन को, बीटा नॉट को L1 से प्लस बीटा वन एक्स वन डिवाइडेड बाय L1 प्लस बीटा टू एक्स टू डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, सो आई एम डिवाइडिंग माई इक्वेशन विद L1 यानी विद लेस्सो। ठीक है, तो ये जो है इसी को रेगुलराइजेशन बोलते हैं, यानी ये इंपैक्ट कम करेगा कोएफिशिएंट्स का, बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू का, क्योंकि डिवीजन में आ गया वो, आपने सम ऑफ कोएफिशिएंट्स लिए। और मान लो यदि ये बड़ा और ये छोटा, तो इट विल टेंड टू जीरो, जीरो की तरफ जाएगा ये, या जीरो ही हो जाएगा। यदि ये जीरो हो गया तो वो वाला फीचर जिसके सामने ये रेशो जीरो हो रहा है वो वाला निपट जाएगा। जैसे मान के चलो x2 के आगे जीरो हो गया है, तो जीरो इंटू x2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वाला फीचर खत्म, ड्रॉप हो गया। तो जो लेस्सो होता है उसको अपन फीचर सिलेक्शन टेक्निक भी बोलते हैं। फीचर सिलेक्शन ये क्या करता है, फीचर ही ड्रॉप कर देता है जो कि ओवरफिटिंग दे रहे हैं मेरे मॉडल में। ठीक है, और वो कैसे ये वाली टेक्निक हो रही है, यहां पर लग रही है। ओके, ये लेस्सो L1 काम करता है ऐसा। L2 को भी यही करना है, मतलब L2 भी आप ये जो L2 लिया ना,
इसको भी आप नीचे लिखोगे इक्वेशन के डिवीजन में ऐसा, ठीक है। ये भी यही काम करेगा, बीटा नॉट अपॉन L2 प्लस बीटा 1 अपॉन L2 x1 प्लस बीटा 2 अपॉन L2 x2। लेकिन L2 भाई किसी को जीरो नहीं करता, L2 इंपैक्ट कम करता है ओवरफिटिंग का, लेकिन जीरो नहीं करता है। ये ओवरफिटिंग कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जीरो नहीं करेगा, ये याद रखना। L1 कर देगा, L2 नहीं करता। ओके, तो उसमें जो फीचर है वो तो रहेंगे रहेंगे, जीरो कुछ नहीं होगा। इसको अपन रिज बोलते हैं, रिज रिग्रेशन। तो L1 है अपना लेसो, L2 है अपना रिच। ये दोनों भी रिग्रेशन टेक्निक हैं। दे आर कमिंग अंडर रेगुलराइजेशन टू ओवरकम या टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ ओवरफिटिंग इन द मॉडल। ओके, ये काम कर रहे हैं वो। L1 जो जो लेसो है, जैसे मैंने बोला इससे आपसे कि इसको अपन फीचर सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, फीचर सिलेक्शन टेक्निक, क्योंकि ये जीरो कर देगा तो जो लफड़े धफड़े वाले होंगे उनको निपटा ही देगा। रिज ये काम नहीं करेगा, वो रख के रखेगा, इंपैक्ट कम करेगा, ये बात है। ये एक तरीके से पेनल्टी है, ये पेनल्टी है जो कि हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो कॉस्ट फंक्शन था ये वाला yp माइनस ya का होल स्क्वायर बाई n, इस पर लगाई जाती है प्लस पेनल्टी, क्योंकि मॉडल ओवरफिटिंग कर रहा था तो भाई पेनल्टी तो लगाएंगे ही पड़ेगी। So L1 and L2, these two are the regularization techniques. They are penalty which are enforced on cost function of linear regression model. तो यदि L1 होगा, L1 पेनल्टी लगा रहे हो तो ये होगी लैम्बडा इंटू L1। L1 क्या है आपको मैंने बता दिया, वो बीटा नॉट प्लस बीटा, जितने भी सम है उनका, जितने कोएफिशिएंट उनका सम ले लो, ये L1 हो। ओके, तो कॉस्ट फंक्शन प्लस पेनल्टी, और यदि एल रिज लगा रहे हो तो कॉस्ट फंक्शन प्लस लैम्बडा इंटू L2। ये जो लैम्बडा है ना, ये रेगुलराइजेशन कोएफिशिएंट है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इट्स अ कोएफिशिएंट, इट्स अ हाइपर पैरामीटर, ये कोएफिशिएंट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बाकी L1 और L2 तो ये पेनल्टियां हैं जो आप लगा रहे हो कॉस्ट फंक्शन पे, कि ताकि वो ओवरफिटिंग ना हो, ठीक है। इन दोनों को मिला भी सकते हैं, L1 प्लस L2 भी कर सकते हैं, उसको अपन इलास्टिक नेट बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज इलास्टिक नेट वेर यू आर गोइंग टू एड द पेनल्टी L1 प्लस L2। ये तीसरी एल्गोरिदम, मतलब एक आपका L1 ये एल्गोरिदम है, एक ही दूसरी ये है, और ये तीसरी जहां पे दोनों को मिला दिया, ठीक है। ये रेगुलराइजेशन के अंदर आता है, और ये ओवरफिटिंग कम करेगा। कैसे करेगा, थोड़ी सी गणित मैंने आपको बता दी। बाकी तो अब अगला ये पॉइंट है, डेटा सेट बढ़ा दो और मॉडल कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक। अंडरफिटिंग, अंडरफिटिंग ये देखिए, ये तो पॉइंट ही बाहर आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और मेरा मॉडल समझ ही नहीं पा रहा कहाँ है, ये अंडरफिटिंग। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वही आपने डेटा को क्लीन नहीं करा, उसमें नॉइज था, हाई बायस। ओवरफिटिंग होता है तो हाई वेरिएंस, अंडरफिटिंग होता है तो हाई बायस। बायस का मतलब एरर होता है, बायस एंड एरर बोथ आर सेम।
ठीक है, ये चीज है। और एरर, एरर बोले तो एरर क्या है? एरर होता है वाई पी माइनस वाई ए, ये एरर होता है, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल। तो एरर ज्यादा, तो यार यह देखने से समझ में आ रहा है ना, एरर ज्यादा ही तो है ये पॉइंट यहाँ है, लाइन यहाँ है, तो ये एरर तो ज्यादा ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हाई बायस यानी लाइन अंडर फिटेड। ओके, डेटा छोटा था, ये भी एक कारण है, और तुम्हारा मॉडल सिंपल है। वहां पर कॉम्प्लेक्स मॉडल है, यहां पर सिंपल मॉडल है, यानी मॉडल इतना सिंपल सिंपल है कि भाई वो समझ ही नहीं पा रही है, और कॉम्प्लेक्स है मतलब सब कुछ समझ गया। ठीक है, ओवर स्मार्ट, अंडर फिटिंग में सीधा साधा। चलो कोई बात नहीं, कैसे बचोगे अंडर फिटिंग से? आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, डेटा से नॉइस हटाना पड़ेगा। नॉइस है ना ऐसे पॉइंट जो किसी काम, वो बोल ही चुका हूं कई बार। ट्रेनिंग बढ़ाओ मॉडल की, ट्रेनिंग उसकी और करो, मतलब आपने जितनी ट्रेनिंग करी है वो अभी सफिशिएंट नहीं है, और बढ़ाओ, ट्रेनिंग करो, और डेटा ऐड करो, डेटा बढ़ाओ, ट्रेनिंग बढ़ाओ, मॉडल को कॉम्प्लेक्स करो थोड़ा, तो एक्यूरेसी बढ़ सकती है। ठीक है, तो भाई हम ना तो ओवरफिट चाहें, ना हम अंडरफिट चाहें, हम चाहें गुड फिट या बेस्ट फिट। वैसे तो बेस्ट फिट चाहते हैं, बेस्ट फिट मिलेगा नहीं, वी वांट गुड फिट। गुड फिट हो जाए वही ठीक है, यानी यार क्या हो कि मेरे जो पॉइंट हैं वो लाइन से करीब हों, या तो लाइन पर ही आ जाएं, या लाइन से थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे कुछ करके हो तो मेरे को चल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट मेरे लाइन के करीब करीब हो या उस पे आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एज अ गुड फिट। ये मैं चाहता हूं, इसी को ही गुडनेस बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, यानी आपको मैं बता भी चुका हूं पहले बना बना के भी कई बार कि ये सीन है गुड फिटिंग का। ये आपकी एक्चुअल लाइन है और पॉइंट इसके करीब आ रहे हैं, कुछ इस पे ही आ गए, कुछ ये इधर करीब आ रहे हैं, तो ये गुड फिटिंग है, मैं ये चाहता हूं। ठीक, तो भाई आप इवेल्युएट करते हो मॉडल को, उसी से पता चलता है कि भैया मॉडल गुड फिट है या बैड फिट है। तो आप मीन स्क्वायर एरर से तो पूरा काम कर ही चुके हो, वाई पी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर, वो तो पूरा खेल कर ही दिया तुमने, उसी से सॉल्व करा, ये तो आता ही है। एक होता है आरएमएससी, रूट मीन स्क्वायर एरर, यानी आपने एमएससी निकाला और यदि इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, क्यों बड़ी आ रही है, क्या कारण बन गया कि बड़ी आ रही है? अरे भाई देखो, ये तुम्हारी एक्चुअल लाइन, ये तुम्हारा एरर, ये तुम्हारा पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि ये लाइन से दूर है, ये है मेरा एरर, ये पॉइंट लाइन से दूर है, और तुम क्या निकाल रहे हो? एम एस ई, यानी एरर का स्क्वायर, उनका मीन कर रहे हो तुम। तो यदि पॉइंट दूर है तो भैया एरर बड़ा, मान लो एरर है 2, तुमने कर दिया उसका स्क्वायर, ये हो गया 4, और तुमने ले लिया समीशन सबका, तो भाई ऑब्वियसली एमएससी तो बढ़ेगा ही ना, बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैं बोलता हूँ यार नहीं, बड़ी वैल्यू तो एरर वो भी इतनी बड़ी, एक काम करो सर, इसका रूट ले लो सर, रूट ऑफ एमएससी, वो ठीक रहेगा सर, दैट इज कॉल्ड एस आरएमएससी, रूट मीन स्क्वायर एरर।
तो यदि एरर बड़ा आता है ना तो उसका रूट ले लेना चाहिए, तो आरएमएससी हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, बता रहा हूं। एक और होता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, एमएई। यानी मान लो आपका एरर बहुत बड़ा था, मीन स्क्वायर एरर बहुत बड़ा था, आपने उसका रूट ले लिया तो भी वो बड़ा ही आ रहा है, तो बेटर एक तरीका यह है एमएई ले लो, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब यह है वाईपी माइनस वाई ए का मॉड, इसका समीशन डिवाइडेड बाई एन। स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना भाई, है ना, सिर्फ टेक द मॉड ऑफ द एरर्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द एरर्स, ये ले लो आप, ये एमएई होता है। ठीक है, ये भी कर सकते हो। फिर एक होता है R2 स्कोर, दिस इज R2 स्कोर। R2 स्कोर ये बताता है कि भाई आपके पॉइंट्स जो हैं, प्रेडिक्टेड पॉइंट्स, वो लाइन पर कितने आए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन, दैट इज R2 स्कोर। ओके, R2 स्कोर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक, यदि 1 है तो मतलब भैया बेस्ट फिट, तुम्हारे मोस्ट ऑफ द मतलब सारे प्रिडिक्शन पॉइंट लाइन पर आ गए। यदि R2 स्कोर 0 के करीब होती है, यानी कम आए हैं लाइन पर, ठीक है, तो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 का मतलब नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। कई बार तो गलत सलत कर देते हैं तो माइनस में भी आ जाती, तो भैया माइनस का मतलब ये तो गलत ही कर दिया तुमने, माइनस तो हो ही नहीं सकती। 0 से 1 के बीच में ही होगा R2 या R स्क्वायर, जो भी कहें। 1 का मतलब बहुत अच्छा, 0 का मतलब कम, मतलब निपट गए। 0.5 हो 0.6 हो तो चलो ठीक है, एवरेज है। 0.9 हो अच्छा है, 0.8 चलो अच्छा है। तो सर इसका फॉर्मूला, एमएससी तो बता दिया, एमएई बता दिया, आरएमएससी, ये है इसका फॉर्मूला। आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड देयर मीन। यानी कि ये होता है 1 माइनस y predicted माइनस y एक्चुअल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y एक्चुअल माइनस मीन ऑफ इट का होल स्क्वायर, ये होता है आर स्क्वायर या R2 स्कोर जिसे हम कहते हैं। तो it tells as per the definition, it tells the proportion of the variance explained by the model, वो कितना समझा पा रहा है आपको मॉडल कि यार पॉइंट्स कहां पर है, दैट्स व्हाट R2 मींस, proportion of the variance explained। ये उसका फॉर्मूला, 1 minus sum of the square difference between this and this divided by sum of the square difference between observed and the mean। एक और होता है वो एडजस्टेड R2, तो वो अभी उसकी जरूरत नहीं है आप फोकट हंसने की। इतने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ठीक है, बताइए समझ में आ गए। और कॉम्प्लेक्स और सिंपल मॉडल का मतलब ये है भाई कि यदि तुम्हारा मॉडल ओवर फिटेड है तो वो कॉम्प्लेक्स है, और यदि वो अंडर फिटेड है तो सिंपल है। जब वही डेटा पैटर्न को समझने वाली बात, समझ में आया इतना, ये ठीक है। अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग ये वाली बातें, और ठीक है, बस